हमारा चैप्टर ये चालू होता है वेव मोशन एंड इट्स एप्लीकेशन। तो इस चैप्टर में ये है इसका सिलेबस, जैसे कि वेव मोशन हम पढ़ेंगे सबसे पहले, उसके बाद ट्रांसवर्स लॉन्गिट्यूडिनल वेव, एग्जांपल, डेफिनेशन, वेव वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, रिलेशन वगैरह वगैरह जो भी है। जैसे कि ये रहा सिंपल हार्मोनिक मोशन, एनर्जी ट्रांसमिशन, ऐसे करके हमारा ये सबसे पहला टॉपिक है वेव मोशन एंड इट्स एप्लीकेशन। चैप्टर 15 है, वॉल्यूम 2 11th का। उसके बाद है हमारा ये ऑप्टिक्स का चैप्टर। उसके बाद अब यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है हमारा वेव मोशन। तो वेव किसको कहते हैं? वेव इज ए डिस्ट्रीब्यूशन इन ए मीडियम दैट कैरीज एनर्जी विदाउट ए नेट मूवमेंट इन पार्टिकल। मतलब कि कोई भी डिस्ट्रीब्यूट होता है एनर्जी, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है आपको कि ये ऐसे मूव कर रहा है, लेकिन एक्चुअली में ये वेव है। यहाँ पे जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे एक पार्टिकल है, यहाँ पे एक पार्टिकल है, यहाँ पे एक पार्टिकल है, तो ये सारे पार्टिकल्स में से कोई भी एक भी पार्टिकल मूव नहीं कर रहा है। यहाँ का एनर्जी यहाँ पे जा रहा है, यहाँ पे जा रहा है, यहाँ पे जा रहा है। जैसे कि यहाँ पे 4 उंगली है, तो यहाँ पे इसको ये टच करेगा, फिर ये इसको करेगा, इसको ये करेगा, एक से दूसरे में ट्रांसफर हो। यहाँ से जैसे इसको टच करा, इसको टच करा, ऐसे करके ट्रांसफर हो रहा है एनर्जी। और जैसा कि यहाँ पे एग्जांपल में भी दिख रहा है, जैसे कि ये वाला छोटा सा है, एक सेकंड में आपको दिखा रहा हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं ये है, ये वाला है, ये यहाँ मान लीजिए ये वाला एनर्जी है, तो ये इसको टच करेगा, ये इसको टच करेगा, इसको टच करते 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 इसी तरह से ये वेव में इधर उधर जाते रहता है। और इसको वेव और इट में टेक, दूसरा पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, इट में टेक इट फ्रॉम इलास्टिक डिफॉर्मेशन, वेरिएशन इन प्रेशर, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड टेम्परेचर। तो इसका मतलब ये हो गया कि जैसे कि वेव है, इसका ये ट्रांसफ़र हो सकता है, लेकिन जैसे कि इलास्टिसिटी जो है वो डिफॉर्म कर सकता है, मतलब कि जिस हिसाब से उसको होना चाहिए वैसे वो काम नहीं करेगा। मान लीजिए कहीं पर प्रेशर ज़्यादा कम ज़्यादा हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो के कारण मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा, इंटेंसिटी हो जाएगा, तो उसमें भी अंतर हो सकता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से टेम्परेचर चेंज होगा। जैसे कि हम सभी को पता है कि टेम्परेचर, रेलवे का ट्रैक रहता है, मान लीजिए यहाँ पे और यहाँ पे है, तो रेलवे ट्रैक के बीच में पॉइंट बना रहता है, स्पेस दिया हुआ रहता है, ताकि वही इलास्टिसिटी के वजह से, जैसे कि हम सभी को पता है कि गर्मी में एक्सपैंड करता है चीज़ें, तो आयरन एक्सपैंड करता है, तो वो गैप पे कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, ट्रेन का ट्रैक बेंड ना हो जाए, इस वजह से ये चीज़ दिया रहता है। वो बस इसका कोई एग्जाम्पल नहीं है प्रॉपर वेव मोशन का, ट्रेन का ट्रैक, बट मैंने बस आपको बताया है ये चीज़ डिफॉर्म कैसे करता है उस चीज़ के लिए। जैसे कोई भी वेव है उसके कमज़ोर हो जाएगा, स्प्रिंग है कुछ भी, वो चीज़ें। उसके बाद यहाँ पर आता है टाइप्स ऑफ वेव। वेव में एक होता है मैकेनिकल वेव, एक होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो फिर मैकेनिकल वेव में हाँ आता है, मैकेनिकल वेव जो है इसको रिक्वायर्ड होता है एक मीडियम का, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का कोई भी मीडियम का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। इट मीन्स mechanical wave requires a medium to travel, electromagnetic wave does not require any medium to travel. Longitudinal wave and transverse wave. In the mechanical wave there are two type of waves, longitudinal wave and transverse wave. Example of longitudinal waves are sound waves, and transverse waves are water waves. In the longitudinal waves, vibration of particles along direction of wave, मतलब कि एक सेकेंड, वेव के डायरेक्शन में ही यहाँ पे देख, एक सेकेंड सॉरी, साउंड का वाइब्रेशन जो होगा उसके डायरेक्शन में ही होगा, पार्टिकल के अलोंग डायरेक्शन में ही होगा। और वाटर ट्रांसवर्स वेव में जो है, तो यहाँ पे उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा। इसके लिए हम डेफिनेशन भी ये बोल सकते हैं, वेरिएशन ऑफ पार्टिकल्स टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ वेव। इसका मतलब कि लॉन्गिट्यूडनल वेव में, मतलब इधर की तरफ अगर मान लीजिए ये पॉइंट है, तो इसी डायरेक्शन में होगा साउंड वेव जाएगा, और वाटर वेव जाएगा तो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जाएगा। और यहाँ पे ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में हमें कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है मीडियम की, जैसे कि सनलाइट।
सनलाइट आती है हमारे पास, तो उसके लिए कोई मीडियम तो नहीं है, पता है आप सभी को, हम सभी को पता है कि वो वैक्यूम से कैसे हमारे तरफ लाइट ट्रांसफ़र होती है, उसको तो कोई मीडियम नहीं मिल पाता है। जैसे कि साउंड हम ट्रैवल करता है उसको मीडियम चाहिए, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में लाइट जैसे ट्रैवल करता है उसको मीडियम नहीं चाहिए। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के एग्जाम्पल हो जाएंगे लाइट वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेज, एक्सरेज, अल्ट्रावायलेट रेज, रेडियो वेव्स। जैसे कि आप सभी को जानता है हमें उसके मीडियम में चाहिए होती है। जैसे कि किसी को क्रैक हो जाता है तो एक्सरेज का हेल्प से हम उसका पता कर लेते हैं अंदर का कि कहाँ पे क्रैक है, कैसा है। तो उसके लिए हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की ज़रूरत पड़ती है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के ही अंदर में आता है ये एक्सरेज। सो आपका ये वाला स्लाइड कंप्लीट हुआ, आगे पढ़ते हैं। और ये आ गया हमारा ट्रांसवर्स वेव। दीज वेव्स आर सिमिलर टू वाटर वेव्स वेयर द सरफेस मूव्स अप्स एंड डाउन। द हाई पोटेंशियल ऑफ ट्रांसवर्स वेव इज कॉल्ड क्रेस्ट। मतलब कि ट्रांसवर्स वेव सिमिलर होता है वाटर वेव्स के, जिसमें कि अप एंड डाउन की तरफ जाता है। देखिए जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल में दिखा रहा है, यहाँ पे ट्रांसवर्स वेव इस तरह से जा रहा है, जैसे कि कोई स्प्रिंग है, इसको ऊपर नीचे इस तरह से कुछ हम मारेंगे तो ये इस तरह से आएगा, इस तरह से जा रहा है, तो ये हो गया ट्रांसवर्स वेव। और वेवलेंथ होता है जैसे कि इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, मतलब कि एक पॉइंट जैसे कि पूरा कंप्लीट जो जाएगा तो इसको इसके बीच के डिफरेंस जो होगा उसे बोलते हैं हम वेवलेंथ। और यहाँ पे जैसे कि और ये है लॉन्गिट्यूडनल वेव। दीज वेव्स आर सिमिलर टू साउंड वेव्स वेयर द मीडियम एक्सपीरियंस अल्टरनेटिंग कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन। मतलब कि इसमें ये सिमिलर टू साउंड वेव्स के सिमिलर है, जिसमें कि एक मीडियम एक्सपीरियंस होता है अल्टरनेट कंप्रेशन। मतलब कि कोई भी स्प्रिंग को आप इधर की तरफ मारेंगे तो वो भी अपोजिट डायरेक्शन उतना ही लगाएगा। और इसमें जैसे कि ये स्प्रिंग है, इसको दबाए तो फिर से वो कुछ, जैसे कि यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे ये थोड़ा सा सिकुड़ा हुआ है, फिर फैला हुआ है, सिकुड़ा हुआ है, फिर फैला है, सीट सिकुड़ा है। तो जैसे कि यहाँ पे फोर्स लगा तो ये सिकुड़ गया, फिर यहाँ पे फैल गया, इस तरह से इस डायरेक्शन ऐसे चलेगा, तो इसे बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। मतलब कि स्प्रिंग को कैसे धक्का देते हैं हम, तो वो वाला हो जाता है लॉन्गिट्यूडनल वेव। और जैसे कि यहाँ से लेके यहाँ तक, तो इसको ये हो गया हमारा एक वेव लेंथ, जैसे कि ये एक्सपेंड किया हुआ है, तो ये हो गया एक्सप्रेशन, मतलब कि हायर पॉइंट को एक्सप्रेशन बोलते, ये हो गया एक्सप्रेशन। और ये हो गया कंप्रेशन, मतलब कि ये जो पास में ये छोटा हुआ पड़ा है, पास में चिपक गया है, उसको बोलते हैं कंप्रेशन हुआ है यहाँ पे। और यहाँ पे ये एक्सप्रेस हुआ है। और वेवलेंथ ये होता है जैसे कि ये यहाँ पे एक्सप्रेशन के इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, तो ये हो गया एक्सप्रेशन और इधर हो गया ये कंप्रेशन। चलिए, सो यही चीज़ है, ज्वाइन करके यहाँ पे दिखाए ट्रांसवर्स वेव में इधर से ऐसे करके ये आएगा वेवलेंथ, इधर की तरफ जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक हो गया वेवलेंथ। और ये हो गया ट्रांसवर्स वेव में ऊपर की नीचे डायरेक्शन, मतलब कि इस तरह से कुछ मूव करेगा। और लॉन्गिट्यूडनल वेव में कुछ इस तरह, जैसे कि कंप्रेस है, यहाँ पे कंप्रेस हुआ पड़ा है, उसके बाद फिर एक्सप्रेस हुआ पड़ा है, तो इस तरह से चलेगा लॉन्गिट्यूडनल वेव में। और यहाँ से लेके यहाँ तक ये इसका वेवलेंथ हो गया, ये एक्सप्रेशन है, ये कंप्रेशन है। और इसके आगे है वेव्स आर सेवरल प्रॉपर्टीज इंक्लूडिंग एम्पलीट्यूड होता है वेव में, फ्रीक्वेंसी होता है, वेवलेंथ हो गया, पीरियड हो गया, क्रस्ट हो गया, थ्रॉट हो गया, एनर्जी हो गया। तो इसको एक एक करके हम सभी सारा पढ़ते हैं। एम्पलीट्यूड होता है द मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ ए वेव मूव फ्रॉम इट्स रेस्टिंग पोजीशन। मतलब कि मैक्सिमम डिस्टेंस जो कोई भी वेव ट्रैवल करता है रेस्ट पोजीशन से, इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड। जैसे कि इसमें देखिए, यहाँ से कोई चला तो फिर यहाँ तक आया, चलिए यहाँ से हटे, यहाँ से इस पॉइंट से ही लेते या इस पॉइंट से लेते हैं, तो यहाँ से लेके यहाँ तक एक मैक्सिमम डिस्टेंस ये ट्रैवल किया है हाईएस्ट पे, तो ये हो गया हमारा एक एम्पलीट्यूड, जैसे कि इसमें यहाँ पे बताया गया है। तो यहाँ पे देखिए आप, ये हो गया हमारा एम्पलीट्यूड। और उसी तरह एम्पलीट्यूड ऊपर भी होता है, नीचे भी होता है, तो ये हो गया इसका नीचे का एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड ये दोनों हो गए हमारे एम्पलीट्यूड। और ये है यहाँ पे दूसरा पॉइंट है फ्रीक्वेंसी। द नंबर ऑफ वेव्स डेट पासेज द नंबर ऑफ वेव्स डेट पास ए पॉइंट इन गिवन अमाउंट ऑफ टाइम। मतलब कि कोई भी हमें टाइम दिया जाएगा कि एक सेकेंड में यहाँ से लेके यहाँ तक, या फिर इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, तो इसमें कितना वेव फ्रीक्वेंसी
ये जो है वेवलेंथ है ट्रैवल किया वो फ्रीक्वेंसी में नापा जाता है। तो यहाँ पे डिफिनेशन है इसका फ्रीक्वेंसी का, द नंबर ऑफ वेव्स डेट पासेस ए पॉइंट इन ए गिवन अमाउंट ऑफ टाइम, मतलब कि ये सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम में कितने वेव्स ट्रैवल कर रहे हैं उसी पे फ्रीक्वेंसी बन सकती है। और उसके नेक्स्ट पॉइंट है वेव लेंथ, डिस्टेंस बिटवीन द सेम पॉइंट ऑन टू पार्ट्स ऑफ वेव। तो टू पार्ट्स वेव का जो भी है द डिस्टेंस बिटवीन सेम पॉइंट, मतलब कि जैसे कि इसका ऊपर का क्रिस्ट वाला पार्ट ले रहे हैं हम सभी, तो क्रिस्ट से नापेंगे। तो कहाँ गया, तो क्रिस्ट से इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, तो इसका इसके बीच का डिस्टेंस जो होगा ये हो गया हमारा वेवलेंथ। ऐसा नहीं है कि हम यहीं से वेवलेंथ ले सकते, जैसे कि इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, तो ये भी हमारा वेवलेंथ हो जाएगा। लेकिन क्लियर करने के लिए हम सभी एक्चुअली ऊपर ही डोनेट करते हैं यहाँ पे, नहीं तो मिक्स हो सकता है कि ऐसा तो नहीं कि यहाँ से यहाँ तक वेवलेंथ हो जाएगा, इसीलिए कंफ्यूज ना हो, इसलिए यहाँ पे हर मैक्सिमम ड्राइंग्स में यहाँ पे दिखाया रहता है वेवलेंथ को, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक। ये हो गया हमारा वेवलेंथ, ये हो गया एम्पलीट्यूड, और ये हो गया क्रिस्ट, जो सबसे मैक्सिमम पॉइंट रहेगा वो। और जो मैक्सिमम डिस्टेंस रहेगा निकालने के लिए उसको बोलते हैं हम सभी एम्पलीट्यूड। तो इसके बाद आया यहाँ पे पीरियड। तो टाइम, एक सेकेंड, द टाइम इज, तो यहाँ पे आ गया पीरियड। टाइम इज टेकन फॉर ए वेव टू कंप्लीट वन साइकिल, मतलब एक साइकिल करने में, कंप्लीट करने में उसे कितना टाइम लग रहा है उससे वो हो गया पीरियड। और यहाँ पे नीचे उसके पॉइंट क्रिस्ट, हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द वेव, जैसे कि कोई भी वेव जा रहा है उसका हाईएस्ट पॉइंट जो होगा उसे बोलते हैं क्रिस्ट, और नीचे सबसे लोएस्ट पॉइंट जो होता है उसे बोलते हैं थ्रॉट। तो यहाँ पे उसके नीचे लिखा है द लोएस्ट पॉइंट ऑफ ए वेव इज कॉल्ड थ्रॉट। एनर्जी, वेव हैव हायर फ्रीक्वेंसी हैव मोर एनर्जी। तो फिर यहाँ पे ये लिखा है कि एनर्जी हायर फ्रीक्वेंसी पे होगा तो ज़्यादा एनर्जी होगा, जितने ज़्यादा हाई फ्रीक्वेंसी पे ऊंचा जाएगा उसकी एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी। जैसे कि ये यहाँ से यहाँ तक गया, मान लीजिए यहाँ तक जाता, तो इस पॉइंट पे भी ये इसके नीचे तक आता, तो उसकी एनर्जी इससे ज़्यादा होती, जैसे इस एग्जाम्पल में उससे ज़्यादा एनर्जी होती। उसके बाद हमारे पास ये फ्रीक्वेंसी का डिफिनीशन दिया गया है। तो फ्रीक्वेंसी इज ए वेव इन द नंबर वेव पर यूनिट time is given medium. It is equal to the oscillation completed per unit time by any particle of the medium. It is equal to the reciprocal of time t of particle. It is denoted by v. Thus v equals to 1 by t. SI unit of v is per second, versa per second और hertz। तो इसमें हमें ये दिया गया है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव इज नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस पर यूनिट टाइम, मतलब कि कितने वेव्स प्रोड्यूस होता है एक सर्टेन टाइम में, और उस मीडियम में उस को नापने के लिए हम फ्रीक्वेंसी का यूज़ करते हैं। इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑसिलेशंस कंप्लीटेड पर यूनिट टाइम, तो बस वही चीज़ लिखा गया है। और पार्टिकल इन ए मीडियम, इट यह रेसिप्रोकल होता है टाइम का, तो जैसे कि यहाँ पे उसके नीचे हमें लिखा गया है v इक्वल्स टू 1 बाई टी, ऐसा यूनिट होता है इसका वर्ड। उसके नीचे अभी आ गया ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ फेज विथ टाइम इज कॉल्ड एंगुलर फ्रीक्वेंसी। जैसे कि वेव में भी, जैसे कि ये मान लीजिए इधर से ये ऐसे इस तरह से वेव फॉर्म हुआ, तो उसमें भी तो यहाँ पे चेंज होता रहता है, तो उसके लिए यूज़ करते हैं हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी। रेट ऑफ चेंज ऑफ फेज विथ टाइम इज कॉल्ड एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव। इट इज क्लियरली इक्वल्स टू 2 पाई बाई टी बिकॉज phase change in time is 2 pi. It is denoted by mu 10। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है रेडियन पर सेकेंड, ऐसा यूनिट हो गया यहाँ पे जैसे कि लिखा हुआ रेडियन पर सेकेंड। और ये है कुछ एग्जांपल बेस्ड ऑन रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ एंड वेव वेलोसिटी। फार्मूलाज है यहाँ पे लिखे हुए, वेव वेलोसिटी इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ, ये हो गया इसका शॉर्ट फॉर्म। वेव वेलोसिटी इक्वल्स टू वेवलेंथ बाय टाइम पीरियड में इक्वल्स टू लैम्डा बाई टी। वेवलेंथ इक्वल्स टू वेव वेलोसिटी बाय फ्रीक्वेंसी, लैम्डा इक्वल्स टू म्यू बाई टी। एज यूनिट यूज्ड यूनिट जो भी है वेवलेंथ के लिए ये यूज़ होता है, इन मीटर में यूज़ किया जाता है, फ्रीक्वेंसी को भी इन हर्ज में, और सेकेंड टाइम पीरियड टी सेकेंड, और वेवलेंथ म्यू इन मीटर पर सेकेंड। सो यहाँ पे हमारा है सबसे फर्स्ट एग्जाम्पल। तो इस क्वेश्चन में हमें ये कहता है हाउ फार डज द साउंड ट्रेवल्स इन एयर व्हेन ए ट्यूनिंग फॉक ऑफ फ्रीक्वेंसी 256 हर्ट्ज मेक्स 64 वाइब्रेशन, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर इज 320 मीटर पर सेकेंड।
तो इस क्वेश्चन में बस हमें इतना कहता है कि फॉर्क फ्रीक्वेंसी दिया गया है उसका 256 हर्ट्ज, 64 वाइब्रेशंस होते हैं और वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर दिया हुआ है हमें 320 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे हमें इसका सॉल्यूशन भी मेंशन है। हेयर v इक्वल्स टू मतलब फ्रीक्वेंसी हो गया 256 हर्ट्ज, वेलोसिटी हो गया 320 मीटर पर सेकेंड एयर का। तो हमें जैसा कि फॉर्मूला पता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द वेव इन वन वाइब्रेशन इज इक्वल टू इट्स वेव लेंथ। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेव, तो लैम्डा इक्वल्स टू म्यू बाई वी इक्वल्स टू 320, जो कि हमारा वेलोसिटी बाय फ्रीक्वेंसी आ गया। तो इसका हो रहा है 1.25 मीटर। और इसी में आ गया डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेव इन 64 वाइब्रेशंस। तो जितना भी आया है उसको 64 से मल्टीप्लाई कर दें, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं 64 वाइब्रेशंस निकालना है। तो 1.25 इंटू 64 इज इक्वल टू 80 मीटर। उसके बाद हमें कुछ और चीज़ें भी इससे हम निकाल सकते हैं, जैसे कि मैं आप सभी को दिखाता हूँ। ये रहा यहाँ पे जैसे कि टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड भी निकाल सकते हैं आप इसी क्वेश्चन के हेल्प से। तो टाइम पीरियड के लिए क्या होता है, 1 बाय फ्रीक्वेंसी होता है, तो 1/256 हर्ज हो गया। तो वो जहाँ की उसको निकालें 0.0039 सेकेंड्स आ गया। उसी से हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी एंगुलर फ्रीक्वेंसी म्यू इक्वल्स टू 2πf होता है, तो 2π और फ्रीक्वेंसी दिया गया 256 हर्ज। तो उसका कैलकुलेट करके हमें इतना आया। और इसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है रेडियन पर सेकेंड, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा है। ये चीज़ आपको लिखना है, ये सब मैच करोगे तो मार्क्स कट सकते हैं। और जैसे कि मैंने इसके नीचे ही लिखा हुआ है, सॉलिड में फास्ट ट्रैवल करता है एयर से कंपैरिजन। जैसे कि इसमें दिया गया है कि इसमें, एक सेकेंड लेट मी चेक अगेन, इसमें कितना टाइम लग रहा है, एयर का दिया गया है। तो इसमें इस क्वेश्चन के हेल्प से हम ये भी समझ रहे हैं कि साउंड सॉलिड में ज़्यादा फास्ट ट्रैवल करता है कंपैरिजन टू एयर। रेलवे ट्रैक पे जैसे कि हम सभी को नहीं चलता पता चलता रहता है, तो रेलवे ट्रैक के अगर आप ट्रेन दूर में आ रही है नहीं, वो पता करने के लिए आप रेलवे ट्रैक के कान में लगा लीजिए, कान के रेलवे ट्रैक के पास अपना कान ले जाइए, तो वाइब्रेशंस अगर हो रहा है तो उससे आप पता कर सकते हैं कि ट्रेन आपके पास आ रहा है नहीं। बट ये चीज़ ध्यान से करना है, ऐसे नहीं कर लेना है, इसमें खतरा भी होता है।